बाय बाय जरदारीज, बाय बाय शरीफ्स, वेलकम टू इमरान खान। जी हाँ, ये एक ऐसी ज़मीनी हकीकत है जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद वाज़ेह होती जा रही है। यही वजह है कि हुकूमती सफ़ों में पैनिक दिखाई देने लगा है। काबीना अरकान की जो मीडिया विजिबिलिटी है वो कम हो गई है और हुकूमती सफ़ों में इस वक्त आप देख रहे हैं ना कि एक खलबली मची हुई है। इस्लामाबाद से पिंडी तक जनाब सबकी दौड़ें लगी हुई हैं ये जानने के लिए कि कौन जाएगा और कौन बचेगा। अब अगरचे फौरी तौर पे रीसेट को टालने के लिए रीशफल के नाम पर कुछ बली के बकरे तो तैयार किए गए हैं, लेकिन जनाब फितरत का उसूल तो फिर अटल होता है ना। अगर ये बेजान जिस्म में बली के बकरों से जान डाली जा सकती तो फिर आज तक दुनिया का कोई हुक्मरान ना मरता और ना ही कभी इक़्तिदार से रुखसत होता। लेकिन खैर, जो दीवार पर लिखा हुआ है ना वो अब सबको नजर आ रहा है। जाहिर है कि मुल्क की इंतजामी, कानूनी और अदालती चाबियां कप की प्लेट में सजाकर ये लोग फॉर्म 47 के नजराने के तौर पे तो पेश कर चुके हैं। जिसके बाद बताइए ना कि इन हुक्मरानों के पास अब बचा ही क्या है कि इनको लाने वाले इनकी मुर्दा सियासत का मजीद बोझ बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, अब देखा जाए तो ये दोनों जमातें अब ऐसी डेड बैटरीज बन चुकी हैं जो दोबारा चार्ज होने के काबिल भी नहीं रहती और जिनकी जगह वो कबाड़िए की दुकान होती है। जिस तक इनको पहुंचाने का बंदोबस्त वो लग रहा है ना कि अब शुरू हो चुका है और इसका जिक्र मैं तसलसल से करती भी चली आ रही हूं। तो आज कुछ मजीद अहम डेवलपमेंट्स हैं। अब पैंतरे बदले जा रहे हैं। अभी कल तक एक दूसरे का गला और पांव पकड़ने की एक्टिंग करने वाले बिलावल और शहबाज शरीफ वो एक बार फिर बगलगीर हो गए हैं। ये कहानी और लरसते हुए हुकूमती ऐवानों का हाल में आगे चलकर ज़रा आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन इससे पहले ये वजाहत ज़रूरी है कि वेलकम इमरान खान से मेरी क्या मुराद है। अगर कोई इसका मतलब देखें ये ले रहा है कि इमरान खान की कोई डील हो गई है तो जनाब ऐसा हरगिज कुछ नहीं है, क्योंकि फिलहाल होने वाली पेशरफ्त ये किसी भी मुमकिन डील के बरक्स नजर आती है। क्योंकि इमरान खान को बुनियादी इंसानी और सियासी दोनों तरह के हुकूक से तो आप देख रहे हैं कि महरूम रखा हुआ है। बैरूनी दुनिया से उनका मुकम्मल ब्लैकआउट है। उनकी आवाज, तस्वीर और यहाँ तक के नाम लेने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जबकि उनकी पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारियों, सजाओं और मुसलसल क्रैकडाउन के जरिए कहा जाता है कि ऐसे खौफ में रखा हुआ है कि रजीम की मर्जी के बगैर पार्टी अरकान वो हिल भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आप देखें कि कश्मीर से क्वेटा और गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक अगर किसी लीडर की गूंज है तो वो कहा जाता है कि वो है इमरान खान, जिससे लोगों की अक्सरियत अब भी जुड़ी हुई है। जबकि मौजूदा रजीम की हालत यह है कि उसने देखा ना आपने कि हार्ड और सॉफ्ट हर तरह के इकदाम करके देख लिए, लेकिन न मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई, ना यहाँ पर मईशत चल रही है और ना ही रियासत का सौदा बिक रहा है। कोई ऐसा बयानिया नहीं है कहा जा रहा है जिससे लोग खुद को मुतलक कर सके। एक शदीद किस्म की बदएतमादी की फजा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल फिर सिफारती सतह पर हासिल होने वाली जो हालिया कामयाबियां हैं वो हैं, जिनको मौजूदा रजीम वो अवामी सतह पर कैश करने में अब तक तो नाकामी दिख रही है। जबकि मसाइल है ना वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनको हल करने के लिए किसी ऐसे लीडर की जरूरत है जिस पर आवाम को एतमाद हो। और इस तारीफ पर कहा यह जाता है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही उतरते हैं, लिहाजा इमरान खान के अलावा कोई जेन्युइन सियासी ऑप्शन नहीं बचा। तो जनाब यही वो रीजन है ना जिसकी बुनियाद पर मैं इमरान खान की सियासी स्पेस दोबारा बहाल होने का इम्कान जाहिर कर रही हूं। और इसका एक सबूत यह है कि जो लोग कल तक इमरान खान को डन एंड डस्टेड कह के हाथ झाड़ रहे थे ना और शहबाज शरीफ को वो हाइब्रिड रजीम के लिए नागुज़ीर करार दे रहे थे, आप देख लें कि अब उनकी भी टोन बदल गई है। अब वो कभी मोहसिन नकवी के गुण गाते हैं और कभी मरियम नवाज का CV पेश करते हुए नजर आते हैं। और इमरान खान के ताउन की कितनी डिमांड है तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो फैसल वावडा की ये जो हालिया लॉन्च है यही है ना, जो इतने डेस्परेट दिखाई देते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाने के बदले लाइव प्रोग्राम्स में इमरान खान से मुलाकात करवाने की ऑफर्स कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बजट पास करना ये इतनी बड़ी मजबूरी बन चुका है कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इमरान खान के 4 केसेस की समाअत के अबूरी फैसले भी आप देखें कि
वो इसी हकीकत के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये बताना ज़रूरी है ना, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बार बार कहती है कि इमरान खान ने 1000 दिनों से ज़ायद कैद वो किसी डील के लिए नहीं काटी और ना ही ऐसी डील के लिए अपनी आंखों की बीनाई दांव पर लगाई हुई है। मगर देखिए, नोट करने वाली बात यह है कि यही फैसल वावडा ये कल तक ये कहते थे कि इमरान खान को तो कोई ऑफर ही नहीं की गई, और बकौल फैसल वावडा कि अगर हुई होती तो वो 1 मिनट में वो ऑफर कबूल कर लेते। अच्छा, तो अब अगर ऐसा होता तो फिर आज वो क्यों नहीं ऑफर कबूल कर रहे? जाहिर है अगर कर रहे होते तो फिर फैसल वावडा को टीवी पर हाथ जोड़कर क्यों ये कहने की जरूरत पड़ती कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मान जाएं। लिहाजा ये बात तो साबित होती है कि उनको वेलकम करने की ख्वाहिश वो जनाब वो शिद्दत के साथ मौजूद है। लेकिन किस शर्त पर? क्या इमरान खान अपने लिए कोई डील लेंगे? तो ऐसा तो बज़ाहिर तो नहीं दिखाई दे रहा, और वो इस वक्त अपने बुशरा बीबी और दीगर असीरान के लिए सिर्फ फेयर ट्रायल मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि जिस तरह के गैर मंतकी और फर्जी कहानियों पर मबनी केसेस उनके खिलाफ बनाए गए हैं, जो कि पीटीआई भी कहती है, तो इन केसेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और जिस दिन फेयर ट्रायल का आगाज हो गया तो उस दिन बेशतर जो केसेस हैं उसमें जमानत के लिए एक आध ये समात ही काफ़ी होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस अंदाज में उनको मुसलसल इस हक से महरूम रखा जा रहा है, इससे वाज़े ये होता है कि वो अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे, वरना अगर मांग रहे होते या कोई सौदेबाजी करना चाहते तो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनके ये जो 4 केसेस थे इनकी समात में देखिए उसकी झलक तो नजर आती ना, क्योंकि सभी को पता है कि इंतजामी, कानूनी और अदालती चाबियां वो किसके हाथ में हैं। अच्छा, पहले आप जरा ये हुस्न इत्तफाक तो चेक करें कि इमरान खान के 4 केसेस वो एक ही दिन लगाए गए, हालांकि 2 मुख्तलिफ अदालतों में ये केसेस थे, और फिर हर केस में एक ही तरह की समात हुई, और हर समात की आउटकम भी वो कमोबेश एक जैसी ही निकली, जहां केसेस के मेरिट पर तो कोई बात ही नहीं की गई और अदालतें कानूनी मुशगाफियों में ही पड़ी रहीं। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि 4 केसेस में अगली तारीख वो बजट के बाद की रखी गई है, ताकि इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कंडक्ट वो भी वाज़े हो जाए। यानी कि वही बात बिल्कुल जो फैसल वावडा कर रहे हैं कि बजट पास करो और मुलाकात का बंदोबस्त हम कर देंगे। अच्छा, इस हवाले से ज़रा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनकी बेनियाजी तो आप मुलाहिजा करें कि ये 1.5 माह पहले उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त वो मुस्तरद की थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए अभी तक वकालतनामे साइन करके वापस नहीं दिए गए। और जज साहब वो नैब प्रोसिक्यूटर से पूछ रहे हैं कि क्यों साइन नहीं करके दे रहे, हालांकि उनको बड़ी अच्छी तरह ये पता है। और ये बात इससे पहले भी कई बार उनकी अदालत के सामने रखी जा चुकी है कि इस सूरत हाल के पीछे अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, जो कि वकालतनामे होल्ड करके बैठे हुए हैं और इस कानूनी हक को हथियार के तौर पे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो अपील का वक्त है वो खत्म हो जाए। लेकिन चीफ जस्टिस डोगर वो एडवोकेट जनरल को आवाजें देते रहे जो गुज़िश्ता रोज पेश ही नहीं हुए, यानी कि वही पुरानी किस्त दोहराई गई जहां पे जज हाजिर हो तो प्रोसिक्यूटर गायब और दोनों हाजिर हों तो एडवोकेट जनरल गायब। लिहाजा फिर ऐसा ही एक हुक्म आया, एडवोकेट जनरल को 7 दिन में वकालतनामे साइन करवाने का हुक्म दिया और अगली समाअत जून के आखिर में रखने का इंदिया दिया, यानी कि वफाकी और सूबाई बजट की मंजूरी के बाद। लेकिन इसमें भी वकील से मुलाकात करवाने और केस के बारे में हिदायत लेने का हुक्म जारी वो नहीं किया गया और आनन फानन समाअत वो मुलतवी कर दी गई, जिससे बज़ाहिर यही लगता है कि फिर अभी हुक्म नहीं आया। अच्छा, इसी वजह से फिर सलमान सफदर को कहना पड़ा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की आंख का मसला और कैद तन्हाई संगीन नौयत के मामलात थे जिन पर कम से कम 10 मिनट की हंगामी समाअत होनी चाहिए थी, मगर ये मौका नहीं दिया गया। फिर इसी तरह की कार्रवाई वो सुहेल आफरीदी और मुजम्मिल असलम की तरफ से दायर की गई जो दरख्वास्त थी उसके समाअत के दौरान भी हुई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर मुशावरत के लिए इमरान खान से मुलाकात करवाने की इस्तदा की गई थी। लेकिन रिपोर्ट ये हुआ कि जज साहब पहले इस केस को दीगर ऐसे केसेस के साथ क्लब करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब ये कहा गया ना कि जनाब ये मुख्तलिफ नौयत का केस है तो फिर ये कहकर समाअत मुलतवी कर दी गई कि मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। और जब हुक्म जारी हुआ तो वो ये था कि केस वापस जस्टिस डोगर की केस में डाल दिया और यूं बेंच
وہ ٹوٹ گیا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا معاملہ ہائی کورٹ کا، اب ذرا آپ آئیے سپریم کورٹ میں۔ تو ایک پٹیشن عظمیٰ خان کی جانب سے عمران خان کے آزادانہ میڈیکل چیک اپ اور معالج تک رسائی کے لیے ڈالی گئی تھی، لیکن بینچ نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ آگے ہم دستیاب نہیں ہوں گے، لہٰذا ارلی ہیئرنگ کے لیے عظمیٰ خان کو نئی درخواست داخل کرنے کا کہا گیا۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ عمران خان کے کیسز سننے سے کیسے بھاگا جا رہا ہے۔ اچھا آگے سنیے ذرا۔ چوتھا کیس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے توہین عدالت کے حوالے سے لگا ہوا ہے، جو عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف دائر کیا گیا تھا، لیکن رپورٹ یہ ہوا کہ اس کیس میں بھی میرٹ تک بات نہیں پہنچی، بلکہ بینچ ٹیکنیکل معاملات میں الجھا رہا اور ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر اس سماعت کے دوران بھی کہا کہ آگے بینچ دستیاب نہیں ہوگا، جس پر سلمان اکرم راجہ نے یہ بتایا کہ جناب ارجنسی ہے، ارلی ہیئرنگ فکس کریں، جس کے بعد پھر عدالت نے اتنا کہا کہ اڈیالہ کے جیلر اور دیگر حکام کو نوٹسز ایشو کیے ہیں، لیکن اس کے لیے تاریخ 3 ہفتے بعد کی دی گئی، جو جولائی کے پہلے عشرے میں آئے گی، جب تک ظاہر کہ بجٹ پاس ہو چکا ہوگا۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ عدالت پاکستان تحریک انصاف کا طرز عمل دیکھ کر پھر آگے پیش رفت کرے گی۔ تو یہ ہے پھر عدالتوں کی کارروائی، جس میں میتھڈ ٹو دا میڈنس واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ ملاقاتیں کروانے کے لیے شرائط کیا عائد کی جا رہی ہیں کہ کوئی پریس ٹاک نہیں ہوگی، کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا اور فلاں عہدیدار کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ارے بھائی، آپ کی شرط کیسے عائد کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے جیلوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ انگریز کے زمانے میں جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی نا، تو اس وقت بھی اسیر رہنماؤں کو خطوط اور یہ دیگر تصنیفات کی اجازت تھی، حالانکہ وہ تو سامراجی حکومت تھی، لیکن یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ اچھا، جس پر پھر علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی میڈیکل ایمرجنسی سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور انصاف اگر سیکریٹریٹ یا حکومت سے ملنا ہے تو پھر عدالتیں کس لیے ہیں، ان کو بند کر دیں۔ لہٰذا اس سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے اصولی موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، البتہ جیل سے باہر پارٹی کی لیڈرشپ نہ تو ان سے یعنی کہ خان صاحب سے ملاقاتیں بحال کروا سکی ہے، اور نہ ہی ان کے علاج کے لیے کوئی خاطر خواہ کوئی دباؤ ڈال سکی ہے، اور یہ مسلسل یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اب متضاد بیانات وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 3 ماہ کا بجٹ پیش کریں گے، لیکن اب شفیع جان کا بیان آیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن قانونی رکاوٹیں، اس لیے پورے سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، اس وقت تک بجٹ سے کسی کٹوتی کو نہیں مانیں گے۔ ویسے سوچئے کہ یہ صوبائی حکومت کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، چونکہ پیسے تو وفاق نہیں دینے ہیں نا۔ خیر، اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو یقیناً عمران خان کی ہدایات آ جائیں گی، لیکن اگر ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تو پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سٹینڈ پر کھڑی رہتی ہے یا نہیں، کیونکہ اب یہ بات تو طے ہے کہ موجودہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ ابھی گزشتہ روز وزیر اعظم کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ آپ نے دیکھا کہ وہ اچانک منسوخ کیا گیا۔ اچھا، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ اور ایران کی قیادت نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ اب یہ انکار یہ ظاہر ہے کہ ویکیوم میں تو نہیں کیا گیا، عین وقت پر ایسے فیصلے نہیں ہوا کرتے، جبکہ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط ہونے کے بعد بھی دورے کی کینسلیشن وہ نہیں کی گئی تھی، پھر سپہر جا کر یہ اعلان کیا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی بریفنگ میں وزیر اعظم کو کریڈٹ دینے سے گریز کیا گیا، جس کے بعد پھر گزشتہ روز انصار عباسی کی خبر شائع ہوئی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان اختلافات سے متعلق قیاس آرائیوں کو راولپنڈی اور اسلام آباد میں موجود دونوں جانب کے ذرائع نے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اب بقول انصار عباسی، پنڈی کے ذرائع نے انہیں فیصل وافدہ کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے تعلقات پرفیکٹ ہیں، مگر وہ کیا ہے نا کہ ریاست پرفیکٹ ذاتی تعلقات سے تو چل نہیں سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو جس طرح شہباز شریف کی انگلی پکڑ کر ہر جگہ پر ان کو گھمایا گیا، اس سے تو گزشتہ 4 سال میں ریاست چلنے کے بجائے وہی دوڑ رہی ہوتی نا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ آدھی آبادی کا پیٹ خالی ہے اور جو باقی بچتے ہیں نا، ان کا خون پسینہ ٹیکسوں کی شکل میں نچوڑا جا رہا ہے، اور اب تو ان ظالموں نے شہریوں کے مالکانہ حقوق پر بھی ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ اب یہ ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے کہ یہ ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے کسی بھی شہری کی زمین اور گھر کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کمپنیاں جب اور جہاں چاہیں گی یہ قبضہ کریں گی۔ اچھا، جس طریقے سے یہ قانون یہ قومی اسمبلی میں پاس کیا گیا نا،
अब इसकी भी होश शुबा जो तफसीलात हैं वो सामने आ गई हैं। वैसे तो ये खबर जो है ये गुज़िश्ता रोज सामने आई जब सेनेट ने इस बिल को पास किया, लेकिन कौमी असेंबली में ये बिल गुज़िश्ता जुमेरात को पास किया गया था, जिस दिन याद है कि वो इकबाल आफरीदी को बजट इजलास के लिए मुअत्तल किया गया था। तो उस दिन इजलास कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक जब ये बिल पास हुआ तो उस वक्त सिर्फ 61 अरकान ऐवान में मौजूद थे, यानी कि कोरम भी पूरा नहीं था। लेकिन जनाब अवाम पर डाका डालने की बहुत जल्दी थी, जबकि इन हुक्मरानों की अपनी हालत यह है कि इनके मुंह निवालों से लबालब भरे हुए हैं और फिर जो इनके मुंह से गिरता है ना वो सीधा इनके चमचों, करचों और नौरत्नों के मुंह में गिरता है, जिनकी फौज जफर मौज वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को गाली देने के लिए भर्ती की हुई है। अच्छा, अब इन नौरत्नों को एक ही जुमला सिखाया या ये कह लें कि रटाया गया है कि इमरान खान फसादी है जिसके जेल में जाने से मुल्क में अमन व सुकून है। अब ये कौन सा अमन व सुकून है? तो ये वही अमन व सुकून तो है जिसकी दास्तानें अब ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी सुनाई दे रही हैं। जी हाँ, अभी गुज़िश्ता रोज ये सीसीडी के सरबराह ये चकवाल वाक़े पर जो ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत है ना उसको यकीन दिला रहे थे कि इस वाक़े की साफ शफाफ इंक्वायरी करेंगे, चूंकि ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म ने इस वाक़े के ऊपर सख्त बयान जारी किया हुआ है। आप कोई सीसीडी के सरबराह से ये पूछे ना कि क्या ये चकवाल का वाकया कोई अकलौता वाकया था, क्योंकि सीसीडी पर तो इंसानी हुकूकी तंजीमों ने 1000 से जायद मावराए अदालत कत्ल का इल्जाम लगाया हुआ है। लिहाजा सीसीडी के सरबराह जरा पहले उन मुबैना वाकयात की इंक्वायरी तो सामने लेकर आए ना, फिर किसी दूसरे को आप यकीन दिलाएं। लेकिन लगता यही है कि इसकी परवाह ना पंजाब की वजीर आला को है और ना ये हालात उनकी चमचागीर टीम को नजर आ रहे हैं। वैसे अगर जरा बराबर भी इनमें शर्म होती ना और पहले चंद वाकयात के बाद जिम्मेदारों को ये सजाएं मिली होती तो यकीनन आज सीसीडी के हाथों मुबैना तौर पे कत्ल होने के इतने वाकयात ना हुए होते। बहरहाल अब कश्ती डूबने लगी है तो आप देख रहे हैं ना कि ये दोनों जमातें एक बार फिर ये इकट्ठी हो गई हैं और यही वजह है कि गुज़िश्ता कई रोज से मुस्लिम लीग नून को चक्कर लगवाने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी अब खुद वजीर आजम हाउस जा पहुंचे हैं, जिसके बाद फिर नवीद कमर का बयान आया कि दोनों जमातों के दरमियान जीबी में हुकूमत बनाने पर इत्तफाक हो गया है, जिसके तहत डिप्टी स्पीकर और गवर्नर का ओहदा नून लीग को दिया जाएगा। जबकि ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि बिलावल खुद भी काबीना का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे अब अगर यही सब करना था तो ये पहले फॉर्म 47 के ताने और ये प्याली में तूफान क्यों बर्पा किया गया? क्योंकि उस वक्त ये आज़ाद अरकान हाथ से निकलने की तकलीफ बहुत ज़्यादा थी जो कि आईपीपी को डिलीवर किए गए, जिसके बाद अब इन दोनों को ये महसूस हुआ है कि नहीं भाई, सर्वाइवल तो दोनों का एक साथ इकट्ठे रहने में ही है। लिहाजा अब दोनों मिलकर नया दाना डाल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि पानी के मामले पर बिलावल भुट्टो ने एक नई तजवीज़ दे डाली है। उनका कहना यह है कि पानी की किल्लत है जिसको पूरा करने के लिए जरदारी साहब ने वस्ती एशिया से पाकिस्तान में इजाफी पानी लाने की बात की है और ये पानी सिंध तास मुआहदे से ज्यादा होगा। अब आप जरा सोचिए कि जो पानी सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का हक है उसको सिक्योर करने की कोई बात नहीं हो रही। उस पे जरदारी साहब ने अपना कोई दिमाग नहीं लड़ाया, लेकिन उनका दिमाग बैरूनी डील्स पर पूरी तरह चल रहा है। अच्छा, फिर पानी के ही मामले पर राना सनाउल्लाह ने तो ये एक खतरनाक इंकशाफ कर दिया है। उनका कहना यह है कि इंडिया पूरे दरियाए चनाब का पानी 90 दिन के लिए रोक सकता है और आइंदा वो हमारी जरूरत के वक्त रोकेगा और फिर अचानक छोड़ेगा, जिससे खुश्क साली और सैलाब दोनों का खतरा है। लिहाजा हमें भी दरियाए चनाब पर इतने ही दिन की स्टोरेज बनानी चाहिए। अच्छा, फिर साथ साथ वो ये भी सुना रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने पानी रोकने के हवाले से इंडिया के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने का बयान दिया हुआ है, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि आप जंग ना करें, बस पाकिस्तान की साइड पर नए डैम्स बना लें। अच्छा, अब ये बात उनको ऐसे वक्त में याद आई है जब कहा जा रहा है कि चल चलाओ की बातें हो रही हैं और ये मौजूदा रजीम को नए नए प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं और उन्हें साथ ये भी बावर करा रहे हैं कि पानी रोकने के हवाले से आपने सख्त इकदाम के वादे किए थे जिसका इंडिया पर असर नहीं हो रहा। अच्छा, बज़ाहिर इससे मुराद DGISPR का वो बयान है जब उन्होंने कहा था ना कि अगर इंडिया ने पानी रोका तो हम इनकी सांसें रोकेंगे। लेकिन खैर, इससे भी ज्यादा हैरानी मुझे ये कश्मीर एक्शन कमेटी के हवाले से बिलावल भुट्टो की दोगली पॉलिसी पर हुई, जो एक तरफ ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को आज़ाद देखना चाहता हूँ, उसे मकबूजा कश्मीर बनता नहीं देखना चाहता, लिहाजा इस मामले को फिर एक ही बार मुकम्मल हल कर लेना चाहिए और बार बार वहाँ के अवाम को यरगमाल
نہیں بننے دینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مخصوص سیٹوں کی طرح مہاجرین کی سیٹوں کے معاملے پر بھی متناسب نمائندگی کا اصول اپنایا جائے، یعنی کشمیر میں سیٹوں کے تناسب سے مہاجرین کی سیٹیں وہ الاٹ کی جائیں اور ایکشن کمیٹی سیاسی انداز میں معاملہ حل کرنے کی طرف جائے۔ اچھا، اب بلاول بھٹو پہلے اپنی ذرا پوزیشن تو کلیئر کریں نا کہ وہ آخر چاہتے کیا ہیں۔ ویسے میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں رہنے دو بھائی، باقی جو مرضی ہے آپ کریں، ہم تیار ہیں۔ بہرحال اب کشمیر الیکشن کا شیڈیول وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ بڑھا کر 23 جون کر دی گئی ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کشمکش یہ کب تک جاری رہتی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔